गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम शुरू करते हैं। 30 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर लिए। सो आज मैं रीड अभी मतलब शुरू में रीड कर रहा हूँ। हर पैराग्राफ या दो पैराग्राफ हो जाने के बाद में आप लोग चैट बॉक्स में सिर्फ थम्स अप या ओके सेंड कर दीजिएगा कि हाँ इतना समझ में आ गया है। और अगर किसी को नहीं आए तो हम रुक जाएंगे, उसे रिपीट कर लेंगे। तो हर दो पैराग्राफ के बाद में प्लीज़ आप चैट बॉक्स में अपडेट कर दीजिए। ओके, मैं स्लो ही पढ़ने की कोशिश करूंगा और मैं मेरी ओर से ट्रांसलेट भी करने की कोशिश करूंगा। सभी लोग टेकिंग द केस फ्रॉम साइंस ऑफ होम्योपैथी ओपन कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12, टेकिंग द केस। द होम्योपैथिक सिस्टम is a scientific discipline based upon sound and verifiable laws, principles, and techniques. In its application to the individual patient, however, it is also an art. तो हम जैसे बोलते हैं कि होम्योपैथी इज आर्ट एंड साइंस, तो वही बात है कि नो वेयर इज दिस आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ होम्योपैथी सीन सो क्लियरली एज इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द होम्योपैथिक केस। तो जो होम्योपैथी का आर्टिस्टिक पार्ट है वो हमें मेनली होम्योपैथी केस टेकिंग में देखने के लिए मिलता है। ऑल्दो देयर आर जनरल गाइडलाइंस फॉर टेकिंग अ केस, ईच इंटरव्यू, इंटरव्यू यहाँ पे जो वर्ड यूज कर रहे हैं, इंटरव्यू का मतलब है केस टेकिंग। ईच इंटरव्यू इज अ कंप्लीटली यूनिक प्रोसेस demanding of the interviewer different kinds of sensitivity and different approaches to each patient. हर पेशेंट को देखने का नजरिया, उसे इंटरव्यू करने का, उसका केस लेने का तरीका अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द केस, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट जो आपके सामने बैठा है। It is a living, fluid process which nevertheless leads to the information upon which scientific judgments are made. और ये इंफॉर्मेशन जो हमें पेशेंट से मिलती है और इसी के बेसिस पे हम हमारे जजमेंट्स क्रिएट कर पाते हैं। केस टेकिंग इन क्रॉनिक केसेस, ब्रैकेट में लिखा है अक्यूट केस टेकिंग विल बी डिस्कस्ड एट द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। अक्यूट केस टेकिंग की बात लास्ट में होगी। अभी हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक क्रॉनिक केस टेकिंग की। So, case taking in chronic cases requires a great deal of experience and training which cannot be acquired from reading books. सबसे पहली बात जो सर ने कही है कि बुक्स पढ़ने से सिर्फ केस टेकिंग नहीं आ जाएगी। केस टेकिंग कैसे आएगी वो बात आगे बताइए। बुक्स कैन प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क एंड अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गोल्स ऑफ अ वेल टेकन केस। बुक्स हमें ये समझा सकती है कि अ, एक अच्छा केस लिया गया है तो उसका गोल, मतलब हम उसमें आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। बट पूरी तरीके से केस टेकिंग सिर्फ बुक से पढ़ने से नहीं आएगी। बुक्स कैन प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क एंड अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गोल्स ऑफ अ वेल टेकन केस, बट द ड्रॉबैक ऑफ बुक लर्निंग in this setting is the tendency of the reader to conceptualize the process in terms of rules. तो ये ड्रॉबैक है, बुक लर्निंग का ड्रॉबैक ये है कि हम कंसेप्चुअलाइज करने लगते हैं। जो बुक्स में लिखा हुआ है हम सोचते हैं कि पेशेंट में पूरा की पूरा वैसे ही दिखेगा, वैसे ही फॉर्मेट में सब सीक्वेंस रहेगा। बट सर ने शुरू में ही कहा कि हमें हर पेशेंट के हिसाब से हमारी प्रोसेस को मोल्ड करते आना चाहिए। तो वो जो एक्चुअल चीज़ है वो हमें प्रैक्टिकली किसी के अंडर में बैठ के सीखने के लिए मिलेगा। वो बात सर ने आगे बताई है। ओके, and the reader consequently gets an idea which is too pat, too simple, too black and white. The only reliable way, the only reliable way to learn the art of case taking is to actually become involved in the process under the supervision of an experienced and effective homeopath. अगर सच में केस टेकिंग सीखनी है तो एक एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ के अंडर हमें बैठना होगा, वो प्रोसेस को देखना होगा और सीखना होगा। Initially, this may involve simply sitting in a corner and watching the homeopath take cases. शुरुआत में सिर्फ उसके कॉर्नर में बैठना है, होम्योपैथ किस तरीके से केस ले रहा है वो देखना है। एंड देन कंपेयरिंग इम्प्रेशंस आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द इंटरव्यू। तो जब, अगर आप, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, क्लियर है ना? ओके, चलो।
सो ये सेटिंग सब समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपको केस टेकिंग अगर सीखना है तो एक एक्सपीरियंस होम्योपैथ के पास जाइए, उसके पास बैठिए, उनके पास से सीखिए वो किस तरीके से कर रहे हैं। फिर अब आपने जो इम्प्रेशंस बनाए हैं, आपने जो नोट किया है पेशेंट में, वो आपके टीचर का और आपका क्या मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपको आगे देखना है। वही बताइए। देन कंपेयरिंग द इम्प्रेशन आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द इंटरव्यू। The ideal setting for this would be an office in which a one-way mirror has been installed. The interview can then be conducted in seeming privacy while the students take notes on the other side of the mirror. Afterward, the instructor can look over the notes and offer suggestions regarding the subtleties and emphasis involved in the case. तो ये सर ने बात बताई है कि इसकी आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि अगर आप एक टीचर के पास सीख रहे हैं तो टीचर ने एक रूम बनाया है जहाँ पे आप बैठे हैं और पेशेंट की प्राइवेसी भी हिंडर नहीं हो रही है, आप देख भी पा रहे हैं बट पेशेंट आपको नहीं देख पा रहा है। और फिर आपने आपके हिसाब से नोट्स क्रिएट कर लिए और फिर एट द एंड आपने आपके टीचर के नोट से मैच करने की कोशिश करी और आपके टीचर आपको गाइड कर दे कि हाँ आपने ये गलत करा है, ये सही करा है। ये आइडियल सिचुएशन है अगर केस टेकिंग हमें सही तरीके से सीखनी है तो। इनिशियली हिज फीडबैक इन द वेरी प्रोसेस ऑफ टेकिंग नोट्स एंड इंटरप्रेटिंग द पेशेंट्स responses is very valuable for the beginning student. It helps develop the necessary sensitivity to each patient as well as the objectivity to accurately translate the expressions of the patient into information usable in the homeopathic framework. तो ये प्रोसेस इसीलिए ज़रूरी है कि आप अगर किसी टीचर के अंडर में रहेंगे तो आप जो नोट कर रहे हैं वो सच में एक होम्योपैथी प्रिस्क्रिप्शन के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। वो चीज़ आपको आपके टीचर गाइड कर सकते हैं कि हाँ आपने इतना सारा इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया है, अब इसमें से क्या यूजफुल है, हमारे प्रिस्क्रिप्शन में हमें क्या हेल्प कर सकता है, हम उसे किस तरीके से रेपर्टरी में डाल सकते हैं, मटेरियल मेडिका से मैच कर सकते हैं। तो वो सब एक टीचर के अंडर में बैठ के बहुत अच्छे से हो सकता है। उसके बाद में लेटर, द स्टूडेंट मस्ट बिकम इन्वॉल्व इन टेकिंग केस पर्सनली। और उसके बाद स्टूडेंट ने अपना केस टेकिंग खुद शुरू करना चाहिए, अपने केसेस खुद लेना चाहिए। द होम्योपैथिक इंटरव्यूअर needs to become conscious of his or her own responses to the patient, and a certain discipline must be learned in the actual interview situation. A balance must be struck between the need for accurate objective information, sensitivity to what the patient is truly expressing, and the establishing of a rapport which enables the patient to feel comfortable enough to share the most intimate of feelings and experiences. तो शुरुआती के टाइम में हमें इस तरीके का रैपो पेशेंट से बिल्ड करना है कि पेशेंट इतना कंफर्टेबल हो जाए कि आपसे बहुत मतलब जो क्लोज उसने रखी हुई ये बातें हैं, जो बहुत सीक्रेट बातें हैं, वो भी आपसे शेयर कर पाए। तो इतना रैपो आपने शुरुआती में बिल्ड करना है उससे, उसे कंफर्टेबल करना है और उससे वो रैपो बिल्ड करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट ओपन अप होगा। This process as well should ideally be supervised by an experienced homeopath so that the interviewer can further refine his or her interviewing skills. तो वही बात है कि पहले तो आपने अपने टीचर के अंडर में सीख लिया, सीखने के बाद में आप खुद अब केसेस ले रहे हैं, बट वो केसेस लेने के बाद आपने आपके टीचर को बताना है कि हाँ मेरे से क्या गलतियां हुई है। आपके टीचर जब आपको गाइड करेंगे तो ये टीचर टीचर वाली जो बात हो रही है ये वो है कि एक अच्छा होम्योपैथ, एक क्लासिकल होम्योपैथ जो सच में पूरा केस टेकिंग के फॉर्मेट को रिस्पेक्ट करता हो, जो इन डिटेल जाने में बिलीव रखता हो। क्योंकि आप अगर एक ऐसे टीचर के पास में सीख रहे हैं जो एकदम शॉर्ट टर्म केस लेते हैं, हाँ सिर्फ दो तीन सिम्टम्स ले लिए, सिम्टम्स लेने के बाद हाँ मोडालिटीज क्या है ये प्रिस्क्राइब कर दो, रूटीनिस्टिक प्रिस्क्रिप्शन है, तो आप वहां पे कभी केस टेकिंग सीख ही नहीं पाएंगे। तो ये जो टीचर की बात चल रही है ये एक आइडियल टीचर होना चाहिए जो आपको सच में एक थरो केस टेकिंग सिखा पाए और आपकी गलतियों को फिर बाद में पॉइंट आउट कर सके। तो ये शुरुआती का बात है। दिस प्रोसेस एज वेल शुड आइडियली बी सुपरवाइज्ड बाय एन एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ so that the interviewer can further refine his or her interviewing skills. Every interviewer has a unique personality. हर होम्योपैथ की एक यूनिक पर्सनालिटी होती है, केस टेकिंग का एक अपना तरीका होता है, and therefore a unique style of conducting an interview. And each patient requires an individualized approach.
हर पेशेंट के लिए हमें अप्रोच चेंज करनी पड़ती है. It is nevertheless necessary to refine the needed skills so that the information finally recorded on paper will be reliable enough for the further study. तो इसीलिए हमें टाइम टू टाइम हमारी स्किल्स को रिफाइन करना चाहिए. हमें इस तरीके से रिफाइन करना चाहिए कि पेशेंट भले ही किसी भी सिचुएशन का हो, कोई क्लोज्ड पेशेंट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है जो सब कुछ बोल देता है, तो हमें हर तरीके के केसेस में से इंफॉर्मेशन निकालते आनी चाहिए, जो इंफॉर्मेशन हमारे प्रिस्क्रिप्शन में हमको एट लास्ट हेल्प कर सकती है. अभी तक ये बात हुई है? अभी तक सबको क्लियर है? प्लीज यस नो कर दीजिए. तो ये बेसिक बात चल रही है अभी, जो आगे हमें काम आएगी. ओके. यस. ओके. ओके. डन. द इंफॉर्मेशन. अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई. द इंफॉर्मेशन गैदर्ड ड्यूरिंग द होम्योपैथिक इंटरव्यू इज फुल्ली हाफ ऑफ द प्रोसेस लीडिंग टू इवेंचुअल क्योर. हम बोलते हैं अ वेल टेकन केस इज हाफ क्योर. वही वाली बात है कि अगर आपने अच्छी तरीके से इंटरव्यू ले लिया है तो आपका हाफ प्रोसेस टुवर्ड्स क्योर तो कंप्लीट हो चुका है. अ वेल टेकन केस which provides living images of the patient and which is thorough can be fruitfully studied for hours on end. अगर एक अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन लिया है आपने पेशेंट का, तो उसे आप अपनी तरीके से घंटों तक स्टडी कर सकते हैं सही तरीके से, अगर आप करना चाहे तो. नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अराइविंग एट अ रेमेडी, बट ऑल्सो from the standpoint of learning about fundamental interaction between health and disease. A well taken case is a valuable experience for the patient as well, because it becomes an opportunity to consciously examine the most crucial and intimate regions of his or her life. तो केस टेकिंग का जो प्रोसेस है वो हमारे लिए जितना यूजफुल है, वो उतना ही यूजफुल एक पेशेंट के लिए भी है. क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं केस टेकिंग के दौरान पेशेंट को खुद के बारे में भी वो सब चीजें याद नहीं रहती है जो वो केस टेकिंग के दौरान बोलता है. जब हम उसे पोक करते हैं, हर एरिया में हम उसे पोक करते हैं, तो बोलता है हाँ ऐसा भी हुआ था. तो वो उसकी लाइफ को, उसकी सिचुएशंस को, उसके इंटीमेट एरियाज को जानने में पेशेंट को भी हेल्प करता है. ओके. ऑन द अदर हैंड, अब जब दूसरी बात, जब आपने केस टेकिंग सही ढंग से नहीं की है, ऑन द अदर हैंड अ पुअरली टेकन केस कैन बी अ सोर्स ऑफ एंडलेस फ्रस्ट्रेशन. फिर पुअरली टेकन अगर केस है तो आप आखिरी में आप फ्रस्ट्रेट ही होंगे, क्योंकि आपको उससे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी, आप कोई रेमेडी पर अराइव ही नहीं हो पाएंगे. The more one studies such a case, the more one becomes confused about what is really happening with the patient, and any prescription based upon such information will be mere guesswork. अगर आपने गलत तरीके से केस लिया है तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे. आप बार बार उसे कितना भी पढ़ लीजिए, आपका जो प्रिस्क्रिप्शन ये गलत केस के बेसिस पे अगर रहेगा तो वो एक गेस वर्क है, तुक्का रहेगा. काम कर गया तो कर गया, नहीं कर गया तो नहीं गया. तो ये गेस वर्क है. इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट इम्प्रूव्ड ऑन सब्सिक्वेंट विजिट्स, इट इज पॉसिबल टू फॉलो सच अ केस फॉर ईयर्स, continuing to disrupt the image by prescription based upon guesswork. और आने वाले जो भी फॉलोअप्स है, अगर उन फॉलोअप्स में इस पेशेंट का इंफॉर्मेशन आपने सही तरीके से गैदर नहीं किया, तो ये पेशेंट को आप ईयर्स तक फॉलो करते रहेंगे और पेशेंट में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा. अगर होगा भी तो एक गेस वर्क के बेसिस पे शायद पैलिएशन हो सकता है, सप्रेशन हो सकता है, बट ये पेशेंट को क्योर कर पाना. हेलो. आवाज आ रही है? सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था. तो हम बात कर रहे थे कि अगर हमने सही ढंग से केस नहीं लिया तो वो एक गेस वर्क रहेगा, जिसको हम पेशेंट को बार बार देखते रहेंगे, सालों तक देखते रहेंगे, बट पेशेंट को इम्प्रूव कर पाना विल बी वेरी डिफिकल्ट. क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम जब पेशेंट को देखना चाहिए था उस समय एक सही प्रोसेस को फॉलो नहीं किया. continuing to disrupt the image by prescription based upon guesswork until finally the case becomes incurable, और आखिरी में वो केस incurable हो जाएगा. Such is the experience of every homeopath in the early years while gaining experience, but the damage can at least be minimized by proper supervision and practical training. तो शुरुआती दिनों में सभी डॉक्टर्स के साथ इस तरीके से होता है, बट ये चीज को आप मिनिमाइज कर सकते हैं अगर आप सही ढंग से एक टीचर के अंडर में सीखते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं, गाइडेंस में आप रहते हैं तो.
So the purpose of homeopathic interview is to accurately arrive at the totality of symptoms which are meaningful to the patient on all three levels. तो हमारा होम्योपैथिक केस टेकिंग का पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि हम एक टोटलिटी पे अराइव हो जो पेशेंट के लिए भी मीनिंगफुल हो ऑन ऑल थ्री लेवल्स, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, तीनों लेवल पे पेशेंट के लिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए. इट इज दिस टोटलिटी which expresses the pathological disturbance on the dynamic plane, and it is only by accurately and completely eliciting this totality of symptoms that the inner disturbance can be comprehended. और ये टोटलिटी अपना उस पेशेंट का इनर पिक्चर बताती है, जो डायनामिक लेवल पे पेशेंट के साथ डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है वो शो करने की कोशिश करती है. In other words, it is this totality that expresses to our awareness the resonant frequency of the element. The interviewer is specifically not merely gathering a collection of data which can later be analyzed by a mechanical or computerized process to arrive at a conclusion. हम सिर्फ पेशेंट से इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर रहे हैं कि हमने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली और बाद में हमने एक मैकेनिकल कंप्यूटर रेपोजिटरी में उसे डाल दिया और उसे प्रोसेस कर लिया. सर कह रहे हैं कि द इंटरव्यूअर is specifically not merely gathering a collection of data which can later be analyzed by a mechanical or computerized process to arrive at a conclusion. It is a living expression drawn out of the most intimate and meaningful regions of the patient's life. ये एक एक्सप्रेशन है जो आप पेशेंट के एकदम सेंसिटिव एरियाज में से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, पेशेंट की लाइफ के एकदम सेंसिटिव एरिया से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं. एंड सो द इंटरव्यूअर मस्ट जेंटली and sensitively encourage the externalized expression of this inner state. तो हमें फिर उस सेंसिटिव जो पूरी टोटलिटी हमने इकट्ठा करी है उसे सही ढंग से आगे पढ़ना चाहिए, जो हमने इकट्ठा किया इंफॉर्मेशन. इट इज इन दिस सेंस दैट होम्योपैथिक केस टेकिंग इज एन आर्ट. तो ये जो पूरा हमने समझा, इससे हमें ये समझ में आता है कि होम्योपैथी का जो आर्टिस्टिक एस्पेक्ट है वो ये केस टेकिंग है, क्योंकि आप पेशेंट के एकदम डीप एस्पेक्ट्स में जाके वहां से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो. ये हर किसी के बस की बात नहीं है, इसीलिए हम इसे आर्ट कहते हैं. द इंटरव्यूअर कैन बी कंपेयर्ड टू अ पेंटर. हम हमें एज अ होम्योपैथ हमें पेंटर से कंपेयर किया जा रहा है, हु स्लोली एंड painstakingly brings forth an image which represents in its essence a particular vision of reality. पेंटर कैसे अपने दिमाग में एक विजन क्रिएट करता है और फिर उसे रियलिटी में शो करता है, तो उसी तरीके का अपना भी प्रोसेस है केस टेकिंग का. द आर्टिस्ट बिगिंस अ पेंटिंग इन अ पर्टिकुलर वे. उसी तरीके से हमारा केस टेकिंग भी है जो एक पर्टिकुलर वे में शुरुआत होती है. बट एज ही प्रोसीड्स द इमेज चेंजेस इट्स शेप एंड बिकम्स मोर डिस्टिंक्ट इन वेज नॉट कंप्लीटली एंटिसिपेटेड. तो हम भी जब केस टेकिंग शुरुआत में करते हैं तो हमारा एक डायरेक्शन से शुरू होता है और केस टेकिंग के एंड में हम शायद कोई और दूसरे ही एस्पेक्ट में पहुंच के केस खत्म करें. तो यहाँ से शायद मेरे को लगता है कि सर ये भी बताना शुरू चाह रहे हैं कि जिस तरीके से पेंटिंग शुरू करते हैं उसी दौरान हमें एनालाइज नहीं कर लेना चाहिए. हाँ, सपोज दो सिम्टम्स मिले कि पेशेंट को रूमेटिक पेन है, वॉकिंग से एमिलरेट हो रहा है, हाँ ये केस्ट्रो रस्टॉक्स ही होगा, फिर हम उसे उस वे में देखने की कोशिश करते हैं. तो ये गलती हमें नहीं करना है. हमें पूरा केस टेकिंग पूरा प्रोसेस को फॉलो करना है, पूरा इंफॉर्मेशन को गैदर करना है और आखिरी में वो पेंटर की तरह देखना है कि ये पेंटिंग किस तरीके से बनी है. शायद वो रेमेडी कुछ और ही हो, बट हम पहले ही प्रिजुडाइज अगर हो जाएंगे तो ये गलत बन जाएगा. The same is true of a homeopathic interview. In the beginning, the patient's description may seem to go towards a particular remedy. वही बात है कि शुरुआती में हमें लग सकता है कि ये पेशेंट एक रेमेडी की तरफ जा रहा है और a particular understanding of the evolution of the person's individual pathology. But with further description, the concept may well change entirely. जैसे ही केस टेकिंग आगे बढ़ती है हमें समझ में आता है कि नहीं, पेशेंट लेयर बाय लेयर दूसरे शेड्स बता रहा है अपने, और ये रेमेडी तो कोई और ही है. ओके, सो इन दिस मैनर देन द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इज एज वेरीफाइबल एज इन साइंटिफिक डेटा, बट इट्स एक्विजिशन इज अ ट्रू आर्ट. ये निकालना, एक्वायर करना, ये सच में एक आर्टिस्टिक प्रोसेस है. तो अभी तक सभी लोगों को क्लियर है, क्योंकि अब हम शुरू करेंगे मेन सेटिंग वाला पार्ट.
समझ रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो अब है नेक्स्ट, द सेटिंग। अब कैसे सेटअप होना चाहिए वो बात हो रही है। फर्स्ट, अटेंशन मस्ट बी पेड टू द सेटिंग इन विच द इंटरव्यू इज कंडक्टेड। हम कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे इंटरव्यू ले रहे हैं, कैसे होम्योपैथी केस टेकिंग चल रहा है, उसकी बात है। द एनवायरमेंट शुड बी क्वाइट with harmonious, simple aesthetic decor. Interruption should be minimized and the patient should not feel excessively rushed. तो एकदम सादा प्लेन एनवायरनमेंट होना चाहिए, काम होना चाहिए, क्वाइट होना चाहिए, उसमें डिस्टरबेंसेस कम से कम हो। बैकग्राउंड वगैरह जो है वो हमारा एकदम मिनिमल रहना चाहिए ताकि पेशेंट का प्रोसेस से ध्यान ना हटे दूसरी चीज़ों पे। और पेशेंट को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो भागा दौड़ी वाला प्रोसेस हो रहा है, हाँ फटाफट फटाफट बोलो ये, वैसा प्रोसेस नहीं होना चाहिए। यहाँ से केस टेकिंग शुरू होती है। It is also important that the patient not be biased by too much preparation prior to the interview. बहुत से लोग होते हैं जो केस टेकिंग से पहले पेशेंट को बोल देते हैं ये फॉर्मेट है, पूरा फिल कर लेना, ये करके आना, वैसा करके आना। पेशेंट को पहले ही इतना बर्डन हो जाता है कि बाप मुझे इतना सब कुछ करना है। तो वो सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। ये सर बोल रहे हैं कि इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट द पेशेंट नॉट बी बायस्ड बाय टू मच प्रिपरेशन प्रायर टू द इंटरव्यू। A few simple instructions to clarify the fact that a homeopathic interview focuses upon the entire patient and not merely on the immediate physical problem are appropriate. तो केस टेकिंग से पहले हमें पता होता है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो बहुत एलोपैथी वगैरह इधर उधर जाके आते हैं। तो उन्हें केस टेकिंग से पहले सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि होम्योपैथी जो है वो ओवरऑल पेशेंट पे बेस्ड होती है। हमारा रेमेडी आपको पूरा समझ के निकल निकल पाएगा। तो आप उसी तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को देने की कोशिश करिएगा, बस इतना नेसेसरी है। एंड नॉट मियरली ऑन द इमीडिएट फिजिकल, clarify that fact that the homeopathic interview focuses on the entire patient and not merely on the immediate physical problem are appropriate, but extensive description of the precise kind of information needed in homeopathy and particularly the use of homeopathic questionnaire should be avoided. तो हम केस टेकिंग का फॉर्मेट बना के रखते हैं हमारे पास में ऑलरेडी कि ये क्वेश्चनेयर से ये बॉक्सेस हमें पेशेंट से पूछना है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, उसका रीज़न है कि such information is likely to cause the patient to focus too much on insignificant details rather than on the issues which are most meaningful to his or her life experience. अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपने अगर क्वेश्चनेयर बना लिया है और आप सपोज हेड से शुरू कर रहे हैं, बहुत लोग करते हैं ऐसा, हेड आई सब कुछ पूछ रहे हैं, और उसका जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो सपोज उसे जॉइंट्स की बतानी थी या नी की बतानी थी। तो जब तक एक्चुअल प्रॉब्लम वो डिस्क्राइब करने जाएगा उससे पहले तक उसने बहुत सी फालतू की इंफॉर्मेशन दे दी है जो शायद हमारे लिए कोई काम की नहीं है। तो ये क्वेश्चनेयर का ये ड्रॉबैक होता है। तो इसीलिए हमें पेशेंट के साथ फ्लो में जाना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहां से शुरू करना है और फिर धीरे धीरे दूसरे एरियाज पे हम पहुंच सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चनेयर अवॉइड करना है। ओके। The prescriber's attitude is a very important factor which can make the difference between a successful and a poorly taken case. हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स केस टेकिंग टुवर्ड्स दैट पेशेंट कैसा है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि ये सक्सेसफुल केस हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे उसमें। Why? It is of utmost importance that the interviewer be interested and concerned with the welfare of the patient. ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मन से दिल से बहुत इंटरेस्टेड है। पेशेंट को ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ डॉक्टर मेरे को ठीक करना चाहता है, डॉक्टर मेरे अंदर इंटर करना चाहता है, मेरे को समझना चाहता है, वो बहुत इंटरेस्टेड है। यहाँ से केस टेकिंग शुरू होती है। हम सिर्फ अगर एक जॉब समझ के उसे करेंगे तो पेशेंट को भी ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ मैं कनेक्शन बना पा रहा हूँ और मुझे मेरी प्राइवेट और पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। तो केस टेकिंग शुरुआत यहीं से होती है। द इंटरव्यूअर मस्ट बी इंटरेस्टेड एंड कंसर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ द पेशेंट। हमें सोचना चाहिए कि ये पेशेंट को हमें ठीक करना है, इसे हमें जानना है। दिस इंटरेस्ट may be conveyed by a few unobtrusive questions posed from time to time during the patient's narrative and by listening with great care and attention. तो ये इंटरेस्ट आप कैसे शो कर सकते हैं? ये इंटरेस्ट आप शो कर सकते हैं आप टाइम टाइम पे, सपोज पेशेंट कोई और डायरेक्शन में जा रहा है जो हमें समझ रहा है कि पेशेंट गलत डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन की नीड हमें नहीं है, तो टाइम टाइम पे आप एक क्वेश्चन डाल सकते हैं
वो पेशेंट को वापस ब्रिंग बैक टू मेन प्रॉब्लम। तो उसको लगेगा हाँ डॉक्टर साहब मेरे प्रॉब्लम्स को समझने में इंटरेस्टेड है। तो आप टाइम टाइम पे एक वैल्यूएबल पॉइंट्स क्वेश्चंस पुट इन कर सकते हैं, और उसी के साथ में आप ग्रेट केयर के साथ एकदम शांति से और अटेंशन के साथ अगर पेशेंट को सुनेंगे, तो पेशेंट को ये फील होगा कि हाँ डॉक्टर इज इंटरेस्टेड और मेरी प्रॉब्लम को वो समझना चाहते हैं। If the interviewer is sincerely interested, the patient will feel more motivated to provide the information needed. अगर आप सिंसियरली उस पेशेंट को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो पेशेंट भी मोटिवेट होगा, और पेशेंट भी आपको बहुत इंटीमेट और बहुत प्राइवेट बातें बताने में कंफर्टेबल होगा। देयर शुड बी नो इम्प्लीकेशन ऑफ जजमेंट। हमें कोई भी चीज को जज नहीं करना है, पेशेंट ऐसा है ये है वो है, जजमेंट से हमें दूर रहना है। देयर शुड बी नो इम्प्लीकेशन ऑफ जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द प्रिस्क्राइबर। सिम्टम्स प्रोवाइडेड बाय द पेशेंट शुड बी एक्सेप्टेड विथ इंटरेस्ट बट विदाउट जजमेंट। हमें उसके सिम्टम्स को लेना है इंटरेस्ट के साथ, बट उसे जज नहीं करना है कि हाँ ये ऐसा बोल रहा है तो ये ऐसा ही होगा, ये ऐसा बोल रहा है तो ये ऐसे। जजमेंट से दूर रहना है हमें। Advice should not be offered, and moral injunction should be avoided. If the patient feels judged, he will likely withdraw within himself and refuse to divulge the very information of most value। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बीच बीच में सिर्फ उसे एडवाइस नहीं देना है और उसे मॉरल सपोर्ट, या हाँ आपने ऐसा कर लेना चाहिए था, आपने ऐसा कर लेना चाहिए था, ये वो। अगर आपकी इन बातों से पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील करता है तो वो आपको और डिटेल देने से उसे विड्रॉ कर लेगा। हमें मेन फोकस करना चाहिए सिम्टम्स पे, टोटालिटी पे, और हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे। वो पेशेंट को सभी एंगल्स में हेल्प करेगा। आप सिर्फ उसे मॉरली सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, शायद बात बात में कुछ ऐसी बातें निकल जाए जो पेशेंट को हर्ट कर जाए या पेशेंट नहीं वाइब कर पाए, तो पेशेंट आगे से आपको इन्फॉर्मेशन देना बंद कर देगा। उसे ऐसा लगेगा कि शायद मैं जज किया जा रहा हूँ। ओके। An unprejudiced mind on the part of the prescriber is important not only for the comfort and freedom of expression of the patient, but also for the prescriber's own ability to perceive the truth of the case। जो हम बोलते रहते हैं अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर बनो, अनप्रिजुडाइज्ड, आई नो कि इसे बहुत साल लग जाते हैं अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर बनने में। ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि बुक हमने पढ़ी और हम अनप्रिजुडाइज्ड। बट हमारा एम होना चाहिए कि हम विद टाइम एक अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर बने। क्योंकि जो एक्चुअल सिनारियो है, एक्चुअल चीज जो पेशेंट के साथ चल रही है, वो हम जब भी ग्रास कर पाएंगे, जब भी समझ पाएंगे, जब हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा। अगर हमारे दिमाग में पहले से एक पिक्चर क्रिएट कर ली गई है तो एक्चुअल चीज आप कभी समझ नहीं पाएंगे। तो ये एक गोल होना चाहिए हमारा कि हमें विथ टाइम एक अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर बनना चाहिए। ऑल टू ऑफन the tendency is to try to catalog symptoms into interpretations based upon previous experience or upon a knowledge of materia medica. This process is inevitable to some extent, but the interview must be very circumspect about it. One should be very suspicious about any habitual or unconscious attempt to pigeonhole the expression of the patient into preconceived categories। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने सपोज एक पेशेंट आया है र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस का है, मैंने इस तरीके का पेशेंट पहले देखा हुआ है, वो पेशेंट ने मुझे ये कंप्लेंट करी थी, तो शायद ये पेशेंट भी वैसा ही हो सकता है। हमें ये वाले फंडों में कभी नहीं घुसना है। हमें ये ही समझना है कि हर पेशेंट हमारे लिए यूनिक है और इसका हमें PQRS समझना है। कोई भी सेम डिसीज का भी पेशेंट होगा तो 10 पेशेंट 10 अलग रहेंगे। हमें ये चीज हमारे दिमाग में बिठा लेनी है। तो वही बात बोल रहे हैं कि अनकॉन्शियस अटेम्प्ट टू पिजन होल द एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट इनटू प्री कंसीव्ड कैटेगरीज, जो समझा हुआ है। एंड दिस इज द एसेंस ऑफ द एम्पेरिकल अप्रोच टू मेडिसिन। इट इज एक्सीलेंटली डिस्क्राइब्ड इन हैनीमैन्स एफोरिज्म 100। अब बात की जा रही है उसकी। It is quite immaterial whether or not something similar has ever appeared in the world before under the same or any other name. The novelty or peculiarity of a disease of that kind makes no difference either in the mode of examining or of treating it, as the physician must anyway regard the pure picture of every prevailing disease
as if it were something new and unknown, and investigate it thoroughly for itself if we desire to practice medicine in a real and radical manner, never substituting conjecture for actual observation, never taking for granted the case of disease before him is already wholly or partially known, but always carefully examining in all its phases. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो हमने ऊपर समझी कि हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि ये बीमारी का पेशेंट हमारे पास आया हुआ है और ये सब पेशेंट भी इसी तरीके के होने वाले हैं। हमने ये सोचना है कि इस तरीके का पेशेंट आज तक हमारे पास आया ही नहीं है, ये नया है और हर पेशेंट हमारे लिए नया है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम उसके डीपेस्ट एरियाज में जा पाएंगे, नहीं तो हम सुपरफिशियली पेशेंट को जानने की कोशिश करेंगे, गलत प्रिस्क्रिप्शन बनाएंगे और ये पेशेंट फिर हमारा पेलिएट होगा, सप्रेस होगा और खराब होता जाएगा विथ टाइम। तो हमें ये सब नहीं करना है। हमें हर पेशेंट को एज ए न्यू पेशेंट देखना है। कोई भी डिसीज का नाम कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। ओके, अभी तक सभी लोगों को क्लियर है? यस, नो? हेलो, हेलो। यस, यस। ठीक है, तो हम ये वाला पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बात आती है इसके बाद में, दिस पॉइंट इज देन फर्दर एलाबोरेटेड बाय जेटी केंट। इसी के बारे में डॉक्टर जेटी केंट सर बोलते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ होम्योपैथिक प्रेस्क्राइबर्स एवर, हु humbly admits how readily prejudices tend to creep into the process. In this paragraph, he comments on the above aphorism of Hahnemann। जो aphorism हमने पढ़ा, उसी के बारे में जेटी केंट सर ने कुछ कहा है। वो कह रहे हैं कि keep that in your mind, underscore it half a dozen times with red ink, paint it on the wall, put an index finger on it. One of the most important things is to keep out of the mind in an examination of the case some other case that has appeared to be similar। वो बोल रहे हैं कि ये चीज को इंक से 10 बार आप अंडरलाइन कर लीजिए, आपकी वॉल पे पेंट कर दीजिए, आपकी आंखों के सामने लगा लीजिए कि अभी जो भी केस आपके सामने, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कीप आउट ऑफ द माइंड इन एन एग्जामिनेशन। एक पेशेंट के इंटरव्यू के दौरान इस चीज को दिमाग से बाहर रखना है कि सम अदर केस दैट हैज अपीयर्ड टू बी सिमिलर। आपने इस तरीके का कोई केस ऑलरेडी देखा हुआ है। ये चीज आप आपके दिमाग में बिठा लीजिए, आपके सामने लिख लीजिए कि ये एक नया केस है, इसके जैसा केस मैंने आज तक कोई देखा नहीं है। If this is not done, the mind will be prejudiced in spite of your best endeavors। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो अपना माइंड वो प्रिजुडाइज में घुस जाएगा और अपने केस को खराब कर लेगा, वो इंफॉर्मेशन आपको गैदर ही नहीं करने देगा। तो सबसे पहली बात, हमें हर केस के पहले यही कहना है खुद से कि ये पेशेंट नया है। आई हैव टू फाइट दैट वेरी विथ एवरी फ्रेश केस आई कम टू। I have to labor to keep myself from thinking about things I have cured like that before, because it would prejudice my mind। ठीक है, तो वही जो हमने बात करी। In listening actively to the patient, the homeopath's imagination and sensitivity must be highly involved। जब आप पेशेंट को सुन रहे हैं तो आपके इमेजिनेशन, आपकी सेंसिटिविटी जो, वो पूरे केस में इन्वॉल्व होनी चाहिए। The homeopath must develop the capacity to leave the experience of the patient। This is not merely a matter of putting oneself into the shoes of the patient, but rather one of perceiving the patient's experience in his or her own context। हमें समझ में आना चाहिए कि पेशेंट किन उलझनों से जूझ रहा है, उसके साथ क्या चल रहा है। जब हम हमारा सेंसिटिविटी, ये सब चीज़ें वहाँ रखेंगे, हमारा इमेजिनेशंस, हम पूरी तरीके से वहाँ पर अगर प्रेजेंट रहेंगे तो हमें ये सब चीज़ें समझ में आएगी। Since it is obviously impossible for anyone to actually experience the full range of expressions seen during even one day of homeopathic prescribing, it is necessary for the homeopath to suspend personal prejudice
and in imagination to crawl into the context of each patient in order to leave that experience, if even for a moment. तो हमें दूर रखना है हमारे प्रेजुडिसेस, बट हमें वो पेशेंट की सेंसिटिविटी को, वो किस एरिया से जूझ रहा है, हमें उससे समझने की कोशिश करना है. द पेशेंट में डिस्क्राइब अ सिम्टम फॉरेन टू द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द होम्योपैथ. पेशेंट कुछ ऐसी बातें बोल सकता है जो शायद एज अ होम्योपैथ हमने कभी सुनी ना हो. फॉर एग्जाम्पल, फियर एक्सपीरियंस्ड इन अ क्राउड. पेशेंट कहता है कि मुझे क्राउड में डर लगता है, मुझे वहां पर फियर होता है. द होम्योपैथ मस्ट एक्टिवली वंडर व्हाट इज दिस. तो हमें सोचना है कि ये क्या है, क्यों इसे डर लगता है. सो अब वो बता रहे हैं कि ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. इज इट अ फीलिंग ऑफ ऑपरेशन और सफोकेशन बिकॉज ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द एटमोस्फियर. क्या वो क्राउड में पेशेंट को सफोकेशन फील होता है क्योंकि वो इतना क्लोज है, इतना क्राउडेड है. या इज इट अ फियर दैट समवन माइट कॉज बॉडीली हार्म. या वो पेशेंट को ऐसा डर लगता है कि कोई आके मुझे बॉडीली हार्म पहुंचा सकता है, मुझे फिजिकली हार्म कर सकता है, इतना क्राउडेड है इसीलिए. या फिर इज इट अ फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू एस्केप इन केस ऑफ सम इमेजिन डिजास्टर. या वो पेशेंट ऐसा सोचता है कि अगर यहाँ पे कुछ भागदौड़ मच गई, कुछ किस्सा हो गया, तो मैं यहाँ से भाग नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ से एस्केप नहीं कर पाऊंगा. या फिर इज इट एन इमोशनल वल्नरेबिलिटी टू द सफरिंग सेंस्ड फ्रॉम दोज इन अ क्राउड. या फिर ऐसा है कि वो क्राउड में वो किसी सफरिंग को देख के वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाए, इमोशनल हो जाए, इसीलिए वो अवॉइड करता है क्राउड में जाना. या फिर इज इट अ सेंसेशन ऑफ लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी वाइल बीइंग मर्ज्ड विद आइडेंटिटी ऑफ द क्राउड एज अ सिंगल एंटिटी. या फिर ऐसा है कि इतने बड़े क्राउड में मेरी खुद की आइडेंटिटी, मेरा खुद का पर्सनल अपीयरेंस कोई मायने नहीं रखेगा क्योंकि मैं क्राउड में मर्ज हो जाऊंगा. So, from such internal imaginings, the homeopath will be able to frame questions which will elucidate more precisely the exact meaning of this symptom to the patient. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज पेशेंट हमें आके बोलता है कि मुझे क्राउड में जाने का डर है. हम रेपर्टरी में डालते हैं फियर ऑफ क्राउड, फियर ऑफ जो भी क्लोज प्लेसेस है, जो भी. हम उसके डीपेस्ट एरिया को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे. या आज हमें नया पता, मतलब मुझे तो नया पता चला कि हमें इतने डेप्थ में जाना है कि पेशेंट एक्चुअली क्या फील करता है, वहां पे उसके साथ क्या हो रहा है. तो जब हमारे दिमाग में ये सब चीजें चलेगी, उसी टाइम तो हम क्वेश्चंस फ्रेम कर पाएंगे, पेशेंट से पूछ पाएंगे कि एक्चुअली आपको होता क्या है. और ये सब क्वेश्चंस दिमाग में आने के लिए हमें वहां पे प्रैक्टिकली प्रेजेंट होना होगा. नहीं तो हम सिर्फ मियर कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स ले लेंगे, जिसका एसेंस, जिसका कोर, जिसका जीनियस हम कभी समझ ही नहीं पाए. तो इसीलिए हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है और पेशेंट के कोर को जानने की कोशिश करना है. ओके. Sensation of identity must in a single entity. So from such internal imaginings, the homeopath will be able to frame questions which will elucidate more precisely the exact meaning of this symptom to the patient. By leaving the symptom in this manner, the homeopath is also conveying to the patient that he is truly interested and that he can actually understand even the most intimate of the patient's experiences or thoughts. तो हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, हम पेशेंट की जगह पे जाके, पेशेंट के शूज में जाके हम वो मोमेंट को लीव रहे, हम उसे जी रहे हैं. और पेशेंट को ये समझ में आएगा, यार डॉक्टर बहुत इंटरेस्टेड है, डॉक्टर इतनी बारीकी से सोच रहा है कि मुझे क्राउड में क्या होता है, और वो ये सब दे रहा है. और फिर वो शायद बोल सकता है कि हाँ, आपने जो बोला ना, ये मेरे साथ होता है. तो हम जब वो मोमेंट में प्रेजेंट रहेंगे, हम पेशेंट की जगह पे जाके सोचने की कोशिश करेंगे, तो शायद हमारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आ पाएंगे, हम उसे पेशेंट के सामने पुट इन कर पाएंगे. और फिर पेशेंट को भी फील होगा कि डॉक्टर मेरे में इंटरेस्टेड है, और वो उसकी डीपेस्ट सेंसिटिविटीज को, उसके जीनियस को, उसके कोर को बताने की कोशिश करेगा. ओके. This process is identical with the process involved in studying materia medica. तो यही प्रोसेस हमें आइडेंटिकल लगती है जब हम मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं. एट फर्स्ट व्हेन अप्रोचेस मटेरिया मेडिका, तो यहाँ पे सर बता रहे हैं कि शायद मटेरिया मेडिका भी कैसे पढ़नी है, वो ये शायद. एट फर्स्ट व्हेन वन अप्रोचेस मटेरिया मेडिका, one becomes frustrated over the overwhelming mass of seemingly unrelated data. जब हम मटेरिया मेडिका खोलते हैं, इतना सब डेटा है, इतने सब सिम्टम्स है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्या समझे, क्या ले, क्या उठाए. बट इफ each symptom is approached
इन द सेम वे डिस्क्राइब्ड अबव। बट अगर हम मटेरिया मेडिका पढ़ते वक्त भी हर सिम्टम को इस डेप्थ में समझने की कोशिश करें कि ये सिम्टम इसमें क्यों, ये सिम्टम इसमें क्यों, ये कहाँ से आया, gradually the remedy is experienced as an integrated living entity। तो हमें समझ में आएगा कि नहीं, ये सब डॉट्स इसके कनेक्टेड है, और इसीलिए ये वाला सिम्टम इस रेमेडी में, इसीलिए ये वाला सिम्टम इस रेमेडी का इतना इंपॉर्टेंट सिम्टम है। जब हम पूरी ड्रग को इतना इंटेंसिटी के साथ, इतना कोर में अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो each symptom should be read with great interest and solemnity. Imagination must be brought into play so that the actual experience of the symptom and of the remedy can be lived। तो हमें इमेजिन करना है, हमें समझना है, सिर्फ इमेजिन ही नहीं करना है, हमें उसे दूसरी बुक से रेफर करके वेरीफाई भी करना है, और उस मोमेंट को, उस ड्रग को लीव करने, मतलब उस ड्रग में जीना है कि ये ड्रग क्या कहना चाह रही है, इसका एसेंस क्या कह रहा है, इसका कोर क्या कह रहा है। जैसे मैंने सुना था कि जैसे नेकलेस में वो जो थ्रेड होता है, वो थ्रेड सभी पर्ल्स को बाइंड करके रखा हुआ है। तो हमें वो नेकलेस का वो जो थ्रेड है उसे समझने की कोशिश करना है, पेशेंट में भी और मटेरिया मेडिका में भी। तो हमें पूरा ड्रग अच्छी तरीके से, ये पूरा पेशेंट अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा। Imagination must be brought into play so that the actual experience of the symptom and of the remedy can be believed. How does the experience of this symptom relate to the other? What must that be like? After meditating in this way on the meaning of symptom and their interrelationship, ये सिम्टम से कैसे रिलेटेड है, ये यहाँ पे क्यों आया, ये वाला इस ड्रग में क्यों आया, जब हम इन सब टॉपिक्स के बारे में सोचेंगे, इतनी डेप्थ में सोचेंगे, द होम्योपैथ ग्रेजुअली गेन्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ रेमेडी। हमें एक रेमेडी का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आता है। इफ अ रेमेडी जस्ट एज लेटर, ही विल गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट। और जब हमें ये आदत हो जाएगी मटर रेमेडी का इस तरीके से पढ़ने की, तो हम पेशेंट्स में भी उसी तरीके से उसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, पेशेंट को भी उसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोनों में हमें सक्सेस दिखेगी कि हम मटेरिया मेडिका की ड्रग्स को भी अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, और हम सामने बैठा हुआ पेशेंट उसे भी अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। इफ अ पेशेंट फील्स केयर्ड फॉर, अगर पेशेंट को लगता है हाँ मेरा ध्यान दिया जा रहा है, मेरी बातों को समझा जा रहा है, मेरी प्रॉब्लम्स को समझा जा रहा है, अंडरस्टूड एंड नॉट जज्ड, और मुझे जज नहीं किया जा रहा है, he will finally yield up his inner state और essence। और वो फिर धीरे धीरे आपको उसका एसेंस, उसका कोर बिल्कुल बताएगा, कॉन्फिडेंटली बताएगा, और खुशी से बताएगा। जस्ट सो इफ अ रेमेडी इज रेड विथ इंटरेस्ट, और इसी तरीके से जब हम एक रेमेडी को इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते हैं, बिना जजमेंट के पढ़ते हैं, इट विल फाइनली यील्ड अप टू द होम्योपैथ इट्स इनर एसेंस। और वो रेमेडी भी फिर आपको उसका इनर एसेंस बताएगी जब आप उसमें पूरी तरीके से एंटर कर गए। सो इन द लास्ट एनालिसिस, it is the matching of these two living images or essences which is the fundamental process of homeopathy। और एट लास्ट हमें करना क्या है, हमने मटेरिया मेडिका को पूरा डेप्थ में जाके समझ लिया, हमने पेशेंट को पूरा डेप्थ में जाके समझ लिया, तो हमने करना क्या है, हमें इस दोनों को मैच करना है। यही तो है होम्योपैथी। और ये जब कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा प्रोसेस, मतलब केस टेकिंग हो गई, हमने मैच कर दिया, हमारा आधा काम तो यही खत्म हो गया। फिर क्योर होना नहीं होना वो सब चीजें आगे की बात है। तो यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया है? यस नो कर दीजिए प्लीज। हमारा टाइम भी हो गया है, 45 मिनट्स हमने पढ़ लिया है आज। मेरे को तो पहली बार 45 मिनट समझ में भी नहीं आए। सो हम आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। भले हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट हम इसी तरीके से डेप्थ में पढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों को क्या सोचना है, आप लोगों को आज क्या समझ में आया, किसी को अपना कुछ एक्सपीरियंस या कोई बात शेयर करनी है तो बिल्कुल कर सकता है, हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, और फिर हम थोड़ी देर में एंड कर देंगे मीटिंग। बट मेरे हिसाब से आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। यू कैन अनम्यूट अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो, कुछ पूछना चाहते हैं तो, या चैट में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सृष्टि। हम ऐसी बारीकी से अगर चीज़ों को समझेंगे तो हमें इंटरेस्ट भी आएगा,
देखिए, मुझे तो आज 45 मिनट समझ में भी नहीं आया, आप लोगों को भी शायद मजा आया होगा, इसीलिए 40 पूरे शुरुआत से अभी तक पूरे की पूरे लोग बने हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। कोई कुछ कहना चाहता है या फिर हम एंड करें? हेलो। हाय। हेलो सुखजीत मैम, नमस्ते। एक्चुअली इट इज अ वेरी गुड स्टार्ट। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि जैसे मतलब इट्स बीन 15 years आई एम प्रैक्टिसिंग, है ना? यस तो यस। एट टाइम्स ये हो जाता है कि आप प्रेजुडिस हो जाते हो विद योर केसेस। तो बिल्कुल। दिस इज एक बड़ा अच्छा चैप्टर यू स्टार्टेड कि एक वो प्रॉपर मतलब जिसको आप बोलोगे कि एक हमारा इसमें रिवीजन हो गया है हम्म। ऑर्गेनॉन का, है ना? और एक 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 लेसन वापस से मिल गया है कि प्रैक्टिस में ध्यान रखना है कि वी हैव टू बी अनप्रेजुडिस्ड ऑलवेज। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात थैंक्स है फॉर मैम। दैट, थैंक्स फॉर दैट, यस। नहीं नहीं मैम, मैंने ये सोचा कि ये स्टूडेंट्स को भी हेल्प कर जाए और प्रैक्टिशनर्स को भी हेल्प करे, इसीलिए फिर मैम ने ये टॉपिक शुरू किया। अच्छा है, सुन के अच्छा लगा कि ये सबको हेल्प हो रही। ठीक है फिर, और कोई कुछ कहना चाहता है? हम कल कोशिश करेंगे कि इसका जो ऑर्गेनॉन वाला पार्ट है उसे भी ले ले। मुझे लगता है कि शायद हमने 2 दिन इसके डिसाइड करे हैं, बट इसमें 3 दिन चले जाए, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है। मैंने धीरे पढ़ने की कोशिश करी ताकि सबको समझ में आए, बट देखते हैं, कोशिश करेंगे कल। ओके, कल का टाइम भी सेम रखेंगे, मोस्टली सभी लोगों को पॉसिबल हो पाया है। तो फिर हम एंड करते हैं मीटिंग। ओके, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। आप सभी लोग जो रुके हैं, उन्हें किसी को कुछ बोलना है या पूछना है तो पूछ सकते हैं, है ना? डॉक्टर आयशा, डॉक्टर वैशाली, प्रज्ञा, डॉक्टर पूनम। तो सेशन सेशन बहुत अच्छा था। अ, थैंक यू डॉक्टर और पूनम। डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे थे, हम्म। सो इट वाज गुड एक्चुअली। थैंक यू थैंक यू। टाइमिंग का थोड़ा था बिकॉज, बट ठीक है, देखिए, ओवरऑल हम इट हमारा वाज गुड। टाइम दे रहे हैं तो हम हमें कुछ वैल्यूएबल चीज सीखने के लिए हाँ मिल रही हाँ, है ट्रू ना? ट्रू 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 ट्रू, या। बिल्कुल, थैंक यू फॉर द तो पार्टिसिपेशन। गुड नाइट एंड थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट, यस। चलिए, गुड नाइट।